वर्षा के बाद हमारे राम आ गए। कि राम हमारी जान है, राम हमारी शान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारा स्वाभिमान है। और हमें गर्व है ये कहने में कि हम राम के हैं और राम हमारे हैं। ये गर्व कोई भी महसूस कर सकता है। कुछ लोगों को इससे परहेज है तो वो उनकी इच्छा है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ऐसे में कुछ लोगों को अगर राम से परहेज है तो वो जाने उनकी आस्थाएं क्या हैं, जनता उनके अंदर क्या देखेगी, क्या समझेगी। लेकिन हमें पता है कि राम के नाम से सबका बेड़ा पार होता है, जन्म से लेके मरण तक। यानी रोज एक दूसरे से मिलने से लेके भी राम राम ही होता है, जाने पे भी राम नाम सत्य ही होता है। तो राम नश्वर है, अनंत है, अजन्म है, सदा है, सबके साथ है। लेकिन बात वही है, घर के बाहर लंगर लगा है, लेकिन जिसकी किस्मत में होगा वही तो जाके प्रसाद ग्रहण करेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो आया हुआ न्योता भी ठुकरा देगा। और प्राण प्रतिष्ठा जैसे एक ऐसे कार्यक्रम में जो 500 साल में एक बार होना था उसमें भी नहीं जा पाएगा। तो ये उसके कर्म है, उसका भाग्य है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन राम की महिमा अपरंपार है और राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले, राम के भक्तों पे गोलियां चलाने वाले, राम का कमरा कौन सा था पूछने वाले, और ऐसे अनेकों बयान राम की खिलाफत में देने वाले वो कौन है, भारत की जनता खुद ब खुद देख रही है और अगले कुछ दिनों में उनका फैसला वो खुद कर देगी। ठीक है। वर्षा के बाद हमारे राम आ गए। देते हुए आप पक्ष और विपक्ष को इक्वल टाइम दें, बस इतनी प्रार्थना है जी। दूसरी बात मैं एक एक करके सभी अपने को पैनलिस्ट की बात का जवाब दूंगा। सपा के हमारे साथी कहते हैं कि हम बहुत पुराने राम को मानने वाले हैं, बड़े पुराने राम भक्त हैं। तो जरा मुझे एक मैनिफेस्टो दिखा दें जहां राम मंदिर बनाने के ऊपर इन्होंने कोई निर्णय लिया हो, कोई इनकी सोच हो। क्योंकि राम के भक्तों पे गोलियां चलाने वाले किस मुंह से राम की प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे वो भारत की जनता बखूबी समझ रही है, नंबर एक। नंबर दो, मैं अपने कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता साहब की बात का भी जवाब दूंगा। जब वो कहते हैं कि राम लहर नहीं है, तो ये तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं राम लहर नहीं है। लेकिन जब लाखों लोग रोज रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सारा वर्ल्ड ये जान रहा है कि जिस हिसाब से रामलला के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है, मक्का मदीना को भी पीछे छोड़ते हुए 5 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने के लिए एक साल में पहुंचेंगे, जिससे कितना व्यापार बढ़ेगा, कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की, ये सब देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही पूरे देश को आगे खींचने का काम करेगी। दूसरी बात, कांग्रेस के साथी तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या पर निर्भर है सर? हांडा साहब, देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या पर निर्भर है? सारा फोकस हम अयोध्या पे लगा देंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है कि एक अच्छे निर्णय को अगर आप गलत प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो उसका खंडन तो हमें करना पड़ेगा कि ये सिर्फ आस्था का विषय तो है ही है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ाया हुआ एक बहुत ही पॉजिटिव और निर्णायक कदम है। क्योंकि जो राठी साहब, कांग्रेस के राठी साहब, वर्षा के बाद हमारे राम आ गए। इसको ठीक है। हांडा साहब बोलिए जी। नीता जी, मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है और सही बात को सही तथ्यों के साथ रखना उतना आसान नहीं होता। आप समय नहीं देंगी तो वो नहीं हो पाएगा, दर्शकों को इम्पार्शियल नहीं मिल पाएगा। पहली बात तो पूरा टाइम आपको भी तो नहीं दे सकती ना सर, पूरा समय आपको नहीं दे सकती ना, आप तो कंटिन्यू बोले चले जा रहे हैं सर। नहीं, मैं जब आ रही हूँ आप 1 मिनट पूरा दिया, पूरा 60 सेकेंड सर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आशीष हांडा जी पूरा 1 मिनट दिया, बोलिए सर जी।
मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी का 2024 का विजयी रथ है, जो 400 प्लस एनडीए जाना है और 370 प्लस बीजेपी जाना है, वो क्यों हमें पता है 100% जाएगा। राम जी का आशीर्वाद तो हमारे सर पे है ही है, उसके अलावा जो हमने काम किए हैं, हमारा अगली बार काम जब आप बोलता आएंगे है, आशीष हांडा जी, नाम तो नहीं आपके बोलता। नाम के आगे बीजेपी नेता नहीं सर में, इसके नाम के आगे ज्योतिष आचार्य लगाऊंगी। आपने बहुत सटीक भविष्यवाणी कर दी। नहीं, मैंने तो अपने शीर्ष नेतृत्व की बात को दोहराया है। ये ज्योतिषाचार्य लगाए, आप मर्जी है आपकी, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी ने कहा, मैं उसी बात को आपके समक्ष दर्शकों के सामने दोहरा रहा हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब पिछली बार भी हमने 303 सीटें अपने बल पे लाए थे, तो कांग्रेस सिर्फ 52 लेके आया था। 353 तो एनडीए की पिछली बार भी थी, और तब हमारे पास उसके बाद और कितने ज्यादा उन्नति के काम हुए, जो अब तक आपके दर्शक सब जानते हैं। शायद आपके पैनल पे बैठे लोग नहीं जानते होंगे, बात अलग है। इच्छा के बाद हमारे राम आ गए। तो क्या 24 के लोकसभा चुनाव में राम लगाएंगे बेड़ा पार? और सबसे बड़ी बात यह कि राम का नाम बनेगा किसका काम, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी, जो कि नेता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र पर। विजय राठी साहब, सपा प्रवक्ता, विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव कुमार, कांग्रेस नेता, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ विश्वदेव राउत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष हांडा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। एक एक रिएक्शन में आप सबसे पहले ले लेती हूं कि सर, राम के नाम पर सियासत काम पर, संसद में राम का नाम किसका बनेगा काम? पहला रिएक्शन जल्दी से। जी नीता जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम। जय सिया राम। नीता जी, एक बात तो पक्की है, हम सब जानते हैं कि राम हमारी जान है, राम हमारी शान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारा स्वाभिमान है। और हमें गर्व है ये कहने में कि हम राम के हैं और राम हमारे हैं। ये गर्व कोई भी महसूस कर सकता है। कुछ लोगों को इससे परहेज है तो वो उनकी इच्छा है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ऐसे में कुछ लोगों को अगर राम से परहेज है तो वो जाने, उनकी आस्थाएं क्या हैं, जनता उनके अंदर क्या देखेगी, क्या समझेगी। लेकिन हमें पता है कि राम के नाम से सबका बेड़ा पार होता है, जन्म से लेके मरण तक। यानी रोज एक दूसरे से मिलने से लेके भी राम राम ही होता है, जाने पे भी राम नाम सत्य ही होता है। तो राम नश्वर है, अनंत है, अजन्म है, सदा है, सबके साथ है। लेकिन बात वही है, घर के बाहर लंगर लगा है, लेकिन जिसकी किस्मत में होगा वही तो जाके प्रसाद ग्रहण करेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो आया हुआ न्योता भी ठुकरा देगा। और प्राण प्रतिष्ठा जैसे एक ऐसे कार्यक्रम में जो 500 साल में एक बार होना था, उसमें भी नहीं जा पाएगा। तो ये उसके कर्म है, उसका भाग्य है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन राम की महिमा अपरंपार है, और राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले, राम के भक्तों पे गोलियां चलाने वाले, राम का कमरा कौन सा था पूछने वाले, और ऐसे अनेकों बयान राम की खिलाफत में देने वाले, वो कौन है? भारत की जनता खुद ब खुद देख रही है, और अगले कुछ दिनों में उनका फैसला वो खुद कर देगी। ठीक है विजय राठी जी, जल्दी से पहले एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विजय राठी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में राम के नाम पर सियासत काम पर? आपको ऑडियो नहीं आ रहा सर, शायद अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए। जी डन, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती कि जिसमें राजनीति ना हो। राजनीति होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिसमें नेगेटिव राजनीति ना हो। अभी क्या है, इनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे भुनाया जाए। ये इसमें से मैं बता दूं, जितने लोग हैं या जितने हमारे भी जानने वाले हैं, ये आस्था की बात नहीं है निदा जी, और आस्था का दिखावा नहीं होता। ये अभी नए नए राम का नाम लेने वाले बने हैं। क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ तो बचपन से मैं सुनता हूँ राम राम, और सब मिलके रहते हैं। लेकिन ये अभी नए नए हैं, कुछ शहरी लोग हैं जिनके उसमें ज्यादातर ग्रामीण परिवार के लोगों की जो दिमाग
इनकी गुलामी वाली जो मानसिकता है वो इन्होंने दिखाया है, और ये लेकर के जो मैनिपुलेशन इनका चल रहा है, ये थोड़ी नहीं पूरी राजनीति है। और ये ऐसे आस्था वाले, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ नारा मारते हैं जय श्री राम और शाम को पौवा लगा के पड़े हैं नालियों में, इनकी आस्था। और चूंकि हम समाजवादी वाले हैं, हमारे घर में गाय भी है, भैंस भी है, भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हम फिर भी देशभक्त हैं और धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये लेबल है। और ये वो लोग हैं, एक हाथ में पौवा और एक हाथ में जैसे हम, ये इनका चल रहा है कि सच्चाई यही है। दूसरी बात, अगर ये इसका नाम नहीं लेंगे, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के करना नहीं जानते, इमोशनल पॉलिटिक्स करेंगे, और भावना, चूंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है और वो जड़ें बहुत गहरी हैं, तो ये उसी पे हाथ रखते हैं। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के उत्पीड़न पे बात नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ मेरठ में कुछ समय पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, किसान ने जला करके आत्महत्या कर ली हस्तिनापुर विधानसभा में, और इसलिए कि उसने इतनी सुनवाई के लिए वो अफसरों के पास गया लेकिन नहीं सुना। लेकिन वो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा नदारद है। इनकी सरकार में अभी 2022 में 10,851 किसान, मैं पूरा कर लूं, 10,851 किसानों ने आत्महत्या की। 30 किसान रोज आत्महत्या का, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। लखनऊ में लोग धरने पर बैठे अपनी नौकरी के लिए, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है, गांव में कहा जाता है जब सब कुछ निबट जाता कि भाई अब तो राम भरोसे है, तो ये वाकई में राम भरोसे है। और जिन्होंने कहा था राम नाम, तो ये नए नए राम राम करने वाले बने, हम तो पुराने जमाने से राम राम करते हैं। ये तो भाई साहब जी थे, ये तो वो करने वाले थे जो आरएसएस वाले थे, ये तो नए ठीक है, चलिए सर, एक रिएक्शन इन्होंने सबसे कहा है लेते राम हैं। नाम सत्य, लास्ट कर दिया 2 सेकंड, इन्होंने ये भी बोला है राम नाम सत्य भी होता है, तो राम ही इनका राम नाम सत्य करेंगे जल्दी, ये भी नहीं करेंगे। संजीत कुमार जी, कांग्रेस पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए, संसद में राम का नाम किसका बनेगा काम? देखिए, पहली बात तो राम और राजनीति को एक साथ घालमेल करना उचित नहीं। राम यदि निष्ठा की चीज है, भावना की चीज है, तो हमें तो भाव और भावना से ही देखना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है कि राम मंदिर उनके लिए वोट का कारण नहीं बनने जा रही है इस 2024 चुनाव में। क्यों नहीं बनने जा रही है? क्योंकि देश के सामने मुद्दा अब राम मंदिर नहीं है, मुद्दा ये है कि अब रोटी कैसे मिलेगा। रोटी 10 वर्षों के अंदर किस प्रकार किसानों की आय जो दोगुनी होनी थी कम हो गई, आज किसान आत्महत्या करने को, किस प्रकार छात्रों को कोचिंग के, और जब वो कोचिंग लेने जाते हैं तो उनको जीएसटी देनी पड़ती है 18%, ये गब्बर सिंह टैक्स उनको देना पड़ता है। आज उस चीज से छात्र परेशान है, तो राम मंदिर अब उनको वोट देने की स्थिति में नहीं है। आज उन्नाव की दलित बेटी सवाल वो पूछना चाहती कि मेरी क्या गलती थी आदरणीय योगी जी कि आपने मेरी जान ली। तो आज किसान ये पूछना चाहता है कि आज आपने मेरे ऊपर, आपने मंत्री जी के बेटे के द्वारा ट्रैक्टर क्यों चलवाया? आज ये प्रश्न ठीक है। आशीष कुमार जी, हाँ ठीक है, का कालखंड, हाँ। ये 10 वर्षों का कालखंड छोटा कालखंड नहीं, ठीक है सर, ठीक, हाँ ठीक है। आशीष कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, वाकई में अब राम मंदिर जो है वो कोई मुद्दा नहीं रहा है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति जहां वहां राम, और राम जहां वहां राजनीति, सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, बाकी मुद्दे तो सारे नदारद है, गायब है। क्या लग रहा है आपको, राम के नाम पर किसका बनेगा काम? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर राजनीति है वहां पर है और जहाँ राम है वहाँ राजनीति है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम का नाम तो देते हैं परंतु राजनीति नहीं करते, और राजनीति करने वाले भी जो है राम से तटस्थ होकर के जो है करते हैं। मैं एक थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि आशीष हांडा के फ्लो में बोल गए कि राम नश्वर है। राम नश्वर नहीं, राम ईश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि फ्लो में बोली गई गड़बड़ी है, जिससे कि दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विपक्ष को अगर देखिए तो वह लगातार जो है सामाजिक न्याय के जिन मुद्दों पर बात कर रहा है, लेकिन इस देश की ज्यादातर जो मीडिया है वो अंबानी और अडानी द्वारा कंट्रोल्ड है। करीबन जो है 70 जो है बड़े मीडिया चैनल जो है वो कहीं न कहीं अंबानी अडानी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एनडीटीवी जैसे कुछ जो है चैनल जो कि लगातार जो है सामाजिक सरोकारों पर बात कर रहे थे, उनको भी हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे अडानी की पॉकेट में वो चले गए।
तो इस वजह से अगर आप देखिए तो जो पूंजीपति वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वह सत्ता के साथ अपना तालमेल बनाए रखने के लिए वह चाहता है कि जनता जो है लगातार जो है इस तरह की बातों में उलझी रहे और सामाजिक मुद्दों को जो है पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। अदरवाइज आप चाहे तो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें लगातार इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि देश में जीडीपी का कितना % हेल्थ पर खर्च हो रहा है, कितना एजुकेशन पर हो रहा है, और तमाम देशों के साथ आप भारत की तुलनात्मक स्थिति देख लीजिए तो भारत युगांडा और रवांडा जैसे देशों की स्थिति में जाकर के बैठता। मैं पूरी तरह से आंकड़ों पर बात कर रहा हूं, जहां पर हम हेल्थ और एजुकेशन की पोजीशन में हैं, और इनको मुद्दे बनने से रोका जा रहा है ताकि व्यापारियों की जेब को भरा जा सके। आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं हैं वो कितना बड़ा घोटाला है और व्यापारियों की जेब भरने के लिए जो है उसको तैयार किया गया है, इस पर बात किया ही नहीं जा रहा है। अगर नेता बीजेपी चाहे तो मैं आंकड़ों के साथ इसको पूरी तरह से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसको पूरी तरह से नेपथ्य में डाल दिया जाता है और राम को एक तरह से राजनीतिक बंदी बनाने का मुझे ब्रेक पर जाना, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक रिएक्शन जल्दी से विश्वदेव राय जी का ले लेती हूँ। हाँ नहीं आशीष, एक सेकंड। हाँ ठीक है सर, आपको मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा। आशीष हांडा जी पूरा मौका मिलेगा। वो जो बात कह रहे हैं वो आंकड़ों के साथ कह रहे हैं, तथ्यों के साथ कह रहे हैं, पूरा मौका मिलेगा आपको। हांडा जी पूरा मौका दूंगी, लेकिन ब्रेक पर मुझे जाना, उससे पहले मैं विश्वदेव राव जी से एक कमेंट ले लेती हूँ। राव साहब क्या लग रहा है आपको, 24 में राम लहर कितना काम करेगी? निदा देखिए, इस सवाल का दो जवाब है। पहला तो ये मुद्दा राम मंदिर मुद्दा बीजेपी ने 80 के दशकों में उठा दिया था जब LK आडवाणी जी यात्रा चालू किए थे, पहली चीज। उसके बाद से 2014 में जब आप देखें, जब नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, मुद्दे उठे, लेकिन मुद्दे उस तरीके से कारगर नहीं हो पाए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने यही नहीं, राम मंदिर मुद्दा ही नहीं, आपको मैं एक एग्जांपल दूं, दुबई में 2002 में उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। अब आप समझिए, एक इस्लामिक देश में उन्होंने एक मंदिर बना दिया। भारत की जनता जहां बहुत कम लोग हैं वहां पर, उसके बाद से आप समझिए राजनीति यहां से चालू होती है। विपक्ष यहां पर मेरे हिसाब से इन मुद्दों से ही भटक गया है कि राम मंदिर को उसको किस तरीके से विरोध या किस तरीके से उसको काउंटर करना है वो नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि ये मुद्दा आज राम मंदिर बनने के बाद जो बीजेपी जो बोल रही है कि 500 साल से हम कार्यरत थे, प्रयासरत थे, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है और बीजेपी इसको 2024 के इलेक्शन में बहुत अच्छे से प्रचारित भी करेगी और अपनी बात जो उसने 80 के दशक में चालू करी थी आडवाणी जी की यात्रा के साथ, ये कहते हुए कि हम मंदिर वही बनाएंगे, और उसने बना के भी दिखा दिया है। बिल्कुल, वो कह भी रहे, इस बात को कई बार कह भी रहे हैं और हर कोई इस बात को अपने मन से जिक्र भी कर रहा है कि देखिए जो कहा वो करके दिखाया, मंदिर वही बनाया। इच्छा के बाद हमारे राम आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज EV बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री राम उत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए।
राम का नाम बनेगा काम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कर रहे हैं इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप उस वक्त आशीष कुमार साहब का बात का जवाब देना चाह रहे थे। हांडा साहब, आशीष कुमार साहब ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही हैं और इन सब चीजों में जो मेन एक लाइन निकल कर आती है वो ये कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी की हो रही है। क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को उलझा करके रखिए, या बीजेपी को एक कमजोर नब्ज जो है वो पता चल गई है कि अगर राजनीति करनी है तो धर्म की एंट्री होनी उसमें बहुत जरूरी है? ऐसा है क्या सर? क्या वाकई में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है राम के नाम पर बीजेपी की? नीता जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि पैनल में 2 लोग फॉर हैं और 3 लोग अगेंस्ट हैं, तो इसलिए सभी को बराबर ना टाइम देते हुए आप हमें एप्रोप्रिएट प्रो डाटा टाइम दें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित डिबेट होगी, ताकि हम अपनी बात विस्तार से रख सकें। सर, मैंने पहले भी आपको पूरा टाइम दिया था। सभी अपने जी जी नहीं मतलब तीनों को, 5 को इक्वल नहीं देते हुए आप पक्ष और विपक्ष को इक्वल टाइम दें, बस इतनी प्रार्थना है जी। दूसरी बात, मैं एक एक करके सभी अपने को पैनलिस्ट की बात का जवाब दूंगा। सपा के हमारे साथी कहते हैं कि हम बहुत पुराने राम को मानने वाले हैं, बड़े पुराने राम भक्त हैं, तो जरा मुझे एक मैनिफेस्टो दिखा दें जहां राम मंदिर बनाने के ऊपर इन्होंने कोई निर्णय लिया हो, कोई इनकी सोच हो, क्योंकि राम के भक्तों पे गोलियां चलाने वाले किस मुंह से राम की प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे वो भारत की जनता बखूबी समझ रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता साहब की बात का भी जवाब दूंगा। जब वो कहते हैं कि राम लहर नहीं है, तो ये तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं राम लहर नहीं है, लेकिन जब लाखों लोग रोज रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सारा वर्ल्ड ये जान रहा है कि जिस हिसाब से रामलला के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है, मक्का मदीना को भी पीछे छोड़ते हुए 5 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने के लिए 1 साल में पहुंचेंगे, जिससे कितना व्यापार बढ़ेगा, कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की, ये सब देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही पूरे देश को आगे खींचने का काम करेगी। दूसरी बात, कांग्रेस के साथी तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या पर निर्भर है सर? हांडा साहब, देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या पर निर्भर है? सारा फोकस हम अयोध्या पे लगा देंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है कि एक अच्छे निर्णय को अगर आप गलत प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो उसका खंडन तो हमें करना पड़ेगा कि ये सिर्फ आस्था का विषय तो है ही है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ाया हुआ एक बहुत ही पॉजिटिव और निर्णायक कदम है। क्योंकि जो राठी साहब, कांग्रेस के राठी साहब, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है सर अयोध्या से, और आप हैं कि सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। राठी साहब, खुश हो जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो गई राम मंदिर बनने से। हाँ, ऐसा है, देखिए इनके जितने प्रवक्ता आप देख लीजिए, वो 1 मिनट का समय दिया कीजिए और ज्यादा नहीं इनको, क्योंकि वो रटी रटाई कैसे बजती है। भगवान राम का नाम चलेगा, भगवान राम का नाम चलेगा, अगर वो चला गया दूसरे नंबर पे आएंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे, और थोड़ा सा होगा चाइना पहुंच जाएंगे, देश में नहीं देखेंगे, उन पे है ही नहीं कुछ अर्थव्यवस्था इनके नाम। नहीं, देश में भी है, देश में भी है राठी साहब, देश में भी है, 3 तलाक है, 370 है, बहुत कुछ देश में भी है। आपने इनके मुंह से अर्थव्यवस्था सुन लिया, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर अगर आपने बात कर दी है, भाग जाएंगे अभी उठ के। इनसे पूछिए अर्थव्यवस्था जीडीपी क्या चल रहा है इस टाइम, आज बताइए वर्ल्ड बैंक ने। समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को कैसे देख रही है? राठी साहब अपनी बात पर आइए। समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है राम मंदिर के मुद्दे को? क्योंकि देखिए संसद में भी काम गिनाया गया लेकिन राम का नाम भी जपा गया। हाँ, आप इसे नुकसान के तौर पर देख रहे, कैसे देख रहे हैं आप? क्या लहर है राम की? हाँ, नहीं, ये नुकसान और फायदे की बात नहीं है, आस्था का विषय है। हाँ, और आस्था के विषय में सब अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, करते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज भाजपा नहीं लेके आई। भाजपा का तो पूरी दुनिया जानती है कि चरित्र ऐसा है कि इसको बुरा रही है चुनाव तक। सर, आप लोग जाते ना, आप लोग अगर जाते वहां पर तो ये क्लियर हो जाता। आपने तो खुद से मोहर लगा दी कि बीजेपी ही लेकर आई, ना जा करके। नेताजी, मैं दूर नहीं जा रहा, इनकी शक्ल देख के लगता है आपको कि आस्था रखते हैं उनमें? इनकी जो हंसी होती है, खिसियाट उसके पीछे का देख रही होती है क्या चल रहा है। इनका ये होता है कि बन गया काम इस बार, ये इनकी मेंटेलिटी होती है। और इनसे रोजगार की अगर आप बात कर लो तो अभी डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे कितने लोग। चलिए ठीक है, संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, क्या लग रहा है आपको 24 का लोकसभा चुनाव आते आते राम मंदिर जो है वो इतना हावी हो जाएगा सर? क्योंकि आप लोगों ने ना जाकर के ठप्पा लगा दिया कि बीजेपी ही ने किया सब कुछ, आप लोगों को जाना चाहिए था, राम सबके हैं। जी, बात उल्टी हो रही है। लोग अपने बाल खींच रहे हैं कि राम मंदिर जी हमें वोट क्यों नहीं दिलवा रहे। राम मंदिर के कारण जो
आधी अधूरी मंदिर निर्माण के कारण जो इन्होंने शंकराचार्य जी को गाली दिया भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, उनके कारण आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आज वोट नहीं मिल रहा, राम मंदिर का के कारण वोट नहीं मिल पा रहा। दिक्कत समस्या ये है, इसीलिए उनके फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अभी देखेंगे आने वाले वर्षों में उनको गालियां तक ये देने वाले हैं कि आप राम मंदिर हमने बनवा लिया और आप वोट हमें नहीं दे रहे हैं। स्थिति ये है कि देश के सामने आज मुद्दा कुछ और ही है। मुद्दा ये है कि आज आप रोजगार कैसे देंगे, ये 10 वर्षों में मोदी जी बता नहीं पाए। आज सुरक्षा कैसे देंगे ये बता नहीं पाए। चीन ने हमारी जमीन हड़प ली और उसके 1000 किलोमीटर को हड़प लिया और इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि चीन ने हड़प लिया, आप उसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान और हताश है कि 2024 जो हार है वो सुनिश्चित है। अगर प्रभु श्री राम के बारे में जानना हो तो गौरव गोगोई जी का चिट्ठा पोता हमने सारा खोल दिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब हमने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में ट्रीटमेंट दिया 5 लाख का, आप कहते हैं घपला है, गलत समझ कैसे घपला है? आपने क्या किया था ये बताइए। गलत समझ कितने एम्स बना दिए, कितने IIT बना दिए, कितने आयुष्मान भारत बना दिए। अच्छा 18 सेमी हाई ट्रेन वंदे भारत लेके आए, क्या उससे प्रोग्रेस नहीं होती है क्या? जब हम कहते हैं एयरपोर्ट 74 से 108 हो गए, डबल हो गए। 10 साल में आपने जितना काम किया उतना काम हमने 10 साल में करने क्या लगता है? आशीष कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आशीष कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार न विकास पर न काम पर सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर सियासत होगी? आशीष हांडा जी, मैं निदा जी आपकी बात का जवाब दूं इसके पहले जो हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके एक टिप्पणी पर मैं जो है स्पष्टीकरण दे दूं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम देश में मंदिर बनना ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि ज्यादातर मुस्लिम देशों में पहले से मंदिर हैं। यहाँ तक कि चाहे आप ओमान में देख लीजिए, चाहे UAE में भी अगर आप देखिए तो दुबई में पहले से मंदिर है, ये आबू धाबी में बन रहा है, इसके अतिरिक्त बहरीन में मंदिर बन रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए इकट्ठा किए हुए पैसे से पूंजीपतियों के चैनल से इतना जोर से भोंपू बजवाया जाता है कि वह आपको सच देखने और सच सोचने से पूरी तरह से रोक देता है और मुद्दे जो जन सामान्य के हैं उनसे आपको पूरी तरह से भटका दिया जाता है। पिछले अगर 10 सालों में आप देखेंगे, मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो है 5वें दौर के आंकड़े उठा करके देखिए, देश में एनीमिया के पेशेंट जो है यानी हांडा साहब आपको वक्त दिया तो कोई नहीं बोल रहा था सर, सुन लीजिए आप भी दूसरे में मानो। अगर आप देखिए तो इस देश में एजुकेशन और हेल्थ पर किया जाने वाला खर्च अभी भी 3% के आसपास में ही रेंग रहा है, जो कि पिछले कई सालों से है। तो लगातार अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को उठा करके देखिए, तमाम मुद्दों पर उठा करके देखिए, मालदीव में सरकार की विफलता को देखिए, चीन के मुद्दों पर विफलता को देखिए, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ सांसद यहाँ तक कह देते हैं कि मोदी को इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता है, वो शायर है, निकम्मा है, लायक है। ये मेरे नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी के जो है बयान है। और अगर आप राम पर ही बात करते हैं तो ये देखिए कि देश के राष्ट्रपति को भी राम मंदिर में जाने का न्योता मिला था और देश की राष्ट्रपति भी नहीं गई। तो अरे किसने दिया था न्योता? आपको तो दिया था ना, सोनिया गांधी जी को दिया था ना। वो ये कह रहे हैं हांडा साहब, आशीष कुमार ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्योता मिलने के बाद भी नहीं गया तो राम विरोधी कैसे हो सकता है? देश के राष्ट्रपति को भी न्योता दिया, वो नहीं गई, तो क्या वो राम विरोधी है? वो ये कह रहे हैं। वो आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये समझिएगा कि ये मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, फिर भारत का विरोध करते करते और राम का विरोध करने लगे और ये समझ नहीं रहे हैं
को जो राम का नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जितने जो है नेता ये शुद्र है, चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब शुद्ध है भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में। चातुर्वर्ण्य कर्म विभाग से कर्मणा शूद्रो संस्कार कहते, और शूद्रों को मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है, उनको धर्म के मुद्दों पर बात करने का अधिकार ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये करते, लेकिन राम ठीक है सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। और हांडा साहब आपने बड़े प्यार से वक्त मांगा, मैंने आपको पूरा समय दिया, कोई बीच में नहीं बोला, लेकिन अब लगातार दूसरे मेहमान बोल रहे हैं, आप लगातार कंटिन्यू बोलेंगे सर, तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगी कि आप बचा करके जो है केवल जो है जन मुद्दों को दबाना चाहते हैं। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ, कृष्ण के अनुसार कोई भी नेता मंदिर में जाने के पात्र नहीं है, धार्मिक मुद्दों पर बात करने का पात्र नहीं है। कहते हैं कि आप जो है गोवर्धन को पूजो, कहते हैं कि आप काम की बात करो। रावण कहता है नहीं, हम लंके विश्वदेव राव साहब, ठीक है विश्वदेव राव साहब, देखिए जो बात आशीष कुमार कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो वो आप पर और हम पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश खुद मीडिया की तरफ से होती है जैसे कि इस देश में सब कुछ पहली बार अभी हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर नजर आती है, राम का नाम नजर आता है, क्योंकि दिखाने की कोशिश ही ये की जा रही है? ऐसा है क्या कि कोई भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है, कोई भी जो अभी असल जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं, उन पर बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के साथ राजनीति को जोड़ करके देखा जा रहा है? विश्वदेव राव साहब। निदा, पहली चीज मैं एक राजनीतिक विश्लेषक साहब ने एक बात उठाई कि मंदिर के बारे में, कि विभिन्न देशों में मंदिर नहीं है। मंदिर है, कई जगह मंदिर है, मॉरिशस से लेके नेपाल से लेके यूएस तक में मंदिर है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में, अफगानिस्तान में मंदिर थे, तोड़े गए, पुनः बने नहीं, कोई नया मंदिर नहीं बना है। काबुल में मंदिर थे, कोई नया मंदिर नहीं बना है। अबू धाबी, दुबई 2014 से लेके आप 2024 तक मंदिरों का निर्माण देखें अगर इस्लामिक देशों में, तो वो बड़े हैं। पहली चीज, थोड़ी जानकारी पुख्ता कर ले, मैं बिना पुख्ता किए जानकारी बात नहीं करता हूँ। विश्वदेव राव साहब, एक बात बताइए, बाहर कंट्रीज में मंदिरों की संख्या कितनी बढ़ जाए, मस्जिदों कितनी आबाद हो जाए वहां पर, उससे हमारे यहाँ भारत में कैसे रोजगार मिलेगा, भारत में कैसे विकास होगा, भारत में कैसे सुविधाएं मिलेंगी? बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति समझिए। मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने का समय देंगी तो? हाँ सर, दूंगी, आप इंतजार तो कीजिए, दूंगी। एक सेकंड, हाँ विश्वदेव राव, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं बाय वन ले रही हूँ सबसे। सर एक सेकंड, ठीक है, बोलिए राव साहब, बोलिए। दशक से ये जब यात्रा चालू करी अडवाणी जी से, तब से राम मंदिर की राजनीति हो रही है। बात पहले समझिए, विपक्ष को आज जब मंदिर बन गया है, उसका विरोध करने के बजाय अगर वो राम की आस्था, पोलराइजेशन जो आप बीजेपी को मौका दे रहे हैं, विपक्ष को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो खामखा पोलराइजेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के मुद्दों को। अगर दूसरी बात, अगर विकास कार्यों की बात करना चाहें आप, तो आप पार्लियामेंट का सेशन देखिए। मैंने देखा है पार्लियामेंट का सेशन, मैंने सुना भी है, हर दिन मैंने उस सारी बातों को सुना है, चर्चाओं को सुना है कि क्या क्या सरकार ने अपने काम गिनाए हैं। आप देखिए, पहले 370 के विषय में उन्होंने क्या क्या बताया, उसके बाद उन्होंने जो जनधन योजना है उससे क्या क्या फायदे हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से कितने करप्शन रुके हैं। हाँ, ये मुद्दे जरूर हैं, इन मुद्दों पे अगर आप चर्चा करना चाहें। एक बात मैं हांडा साहब की ओर बोलना चाहूंगा कि हांडा साहब ने जो बोला, मैं उनसे कि मुझे मौका दीजिए बोलने का, लेकिन ये नहीं हांडा साहब, आप पार्लियामेंट में तो बोलते हैं, कहीं विपक्ष को भी मौका दीजिए बोलने का। पहली चीज, यहाँ टीवी डिबेट में आप भी सुनिए, आप अर्थव्यवस्था के बारे में समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया, आप उसका क्लियर कट जवाब दीजिए ना। व्हाइट पेपर जो आपने पेश किया है, व्हाइट पेपर में क्या क्या यूपीए में हुआ है और ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुए हैं उसका जिक्र करिए, उसके बारे में अगर आप बताते तब हम चर्चा बेहतर कर सकते हैं। निदा, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर ये है कि मेरा मानना है कि 2024 चुनाव में राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो व्हाइट पेपर फिलहाल में पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है बीजेपी और यूपीए सरकार के बीच में।
तो इस विषय में उन्होंने जो ऑफेंसेस लगाए हैं, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब विषयों में भी चर्चा होना बहुत जरूरी हो गया है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक अपना पत्र जारी किया कि हाँ ये घोटाले नहीं हुए, इनमें क्लीन चिट हुई है, उसका ब्यौरा और बेहतर तरीके से जनता के सामने रखना पड़ेगा 2024 में। ठीक है संजीत कुमार जी, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से या सिर्फ हमें आपको किसी भी न्यूज चैनल को कहीं पर भी एक बाइट दे देने से काम हो जाएगा क्या सर? जो हम कह रहे हैं पुख्ता तौर पर पूरी मजबूती के साथ उसे कब रखेंगे? क्योंकि सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और वो डंके की चोट पे गिना रही है, लेकिन आप अगर खामियां गिना भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होती सर, सत्ता में वापसी ऐसे नहीं होगी। निदा जी, हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि हम सोशल मीडिया पे कम, हम लोगों के बीच ज्यादा जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे थे, सबसे बड़े राज्य हैं सर, बेहतर नहीं होगा कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, उन पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए? आप कहां जा रहे हैं? 12 तारीख को वो अपने संपर्क अभियान में उन राज्यों को आप लोग सिर्फ छूकर निकलना है सर, जबकि सारा फोकस आपका उन राज्यों पर होना चाहिए था। मैं 2 मिनट कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि देखिए व्हाइट पेपर आपने 2G 4G, भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक महोदय हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है कि 10 साल मोदी जी का हो गया सरकार, आप उसके ऊपर विश्लेषण के बजाय पीछे का 10 साल आप लगाने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता है। वो वरिष्ठ पत्रकार है और वो आप ही के फेवर में बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ वरिष्ठ पत्रकार है, इसका मतलब ये है कि वो टीवी डिबेट में कुछ भी बोलते चले जाएं। अरे सर वो आप ही के फेवर की बात कर रहे थे, आपने सुना नहीं उनको? इतनी बेवकूफ जनता नहीं है, आप मत समझिए जनता को इतनी बेवकूफ कि वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रही। देखिए ये देश, सर अभी तो वो जो आपको समझा रहे थे आप ही नहीं समझ पा रहे उस चीज को। ठीक है हांडा साहब बोलिए। जी नीता जी, मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है और सही बात को सही तथ्यों के साथ रखना उतना आसान नहीं होता। आप समय नहीं देंगी तो वो नहीं हो पाएगा, दर्शकों को इम्पार्शियल नहीं मिल पाएगा। पहली बात तो पूरा टाइम आपको भी तो नहीं दे सकती ना सर, पूरा समय आपको नहीं दे सकती ना, आप तो कंटिन्यू बोले चले जा रहे हैं। नहीं मैं जब आ रही हूँ, आप दीजिए 1 मिनट पूरा दिया, पूरा 60 सेकंड सर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आशीष हांडा जी पूरा 1 मिनट दिया, बोलिए सर। जी मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी का 2024 का विजयी रथ है, जो 400 प्लस एनडीए जाना है और 370 प्लस बीजेपी जाना है, वो क्यों हमें पता है 100% जाएगा। राम जी का आशीर्वाद तो हमारे सर पे है ही है, उसके अलावा जो हमने काम किए हैं, हमारा काम जब आप आएंगे आशीष हांडा जी तो आपके नाम के आगे बीजेपी नेता नहीं सर, में इसके नाम के आगे ज्योतिषाचार्य लगाऊंगी। आपने बहुत सटीक भविष्यवाणी कर दी। नहीं, मैंने तो अपने शीर्ष नेतृत्व की बात को दोहराया है। ये ज्योतिषाचार्य लगाए आप, मर्जी है आपकी, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी ने कहा, मैं उसी बात को आपके समक्ष दर्शकों के सामने दोहरा रहा हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब पिछली बार भी हमने 303 सीटें अपने बल पे लाए थे तो कांग्रेस सिर्फ 52 लेके आया था। 353 तो एनडीए की पिछली बार भी थी, और तब हमारे पास उसके बाद और कितने ज्यादा उन्नति के काम हुए जो अब तक आपके दर्शक सब जानते हैं। शायद आपके पैनल पे बैठे लोग नहीं जानते होंगे, बात अलग है, लेकिन सर जो आज की जो मौजूदा जनता है ना सर, मैं बताऊं आपकी तरफ से जनवाया क्या जाता है। हांडा साहब 1 मिनट हो गया सर, 60 सेकंड पूरा हो गया, मैं बोल लूं? हाँ आ रही हूँ राठी जी, 1 सेकंड बस। हांडा जी के वो क्रॉस क्वेश्चन वो कर दूं, फिर आती हूँ आपके पास। हांडा साहब आज की जो जनता है ना वो सर नहीं जानती कि आपने क्या काम कराया। वो जानती है तो सिर्फ इतना कि 3 तलाक, वो जानती है तो इतना सर 1 सेकंड पाकिस्तान, वो जानती है तो इतना कि धारा 370, वो जानती है अब इतना है तो राम मंदिर। इसके अलावा आपने क्या काम किए हैं, कैसे किए हैं, क्या क्या ब्यौरा है, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, जल्दी से फाइनल रिएक्शन राठी साहब का ले लेते हैं, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। राठी साहब देखिए, बीजेपी की पूरी तैयारी है, 400 प्लस वो हर हाल में लेकर के आएंगे, राम उनका बेड़ा पार लगाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ आपके जो INDIA के गठबंधन है, आपकी तैयारी क्या है सर, जल्दी से? नेता जी ऐसा है, हांडा जी को पर्चा मिला है, हांडा जी प्लीज अब आप सुन लीजिए राठी जी को, और वो उसमें रनिंग कमेंट्री चलती रहती है पीछे, नहीं तो इन्हें डांट पड़ेगी जाके कि जो बोला था वो पॉइंट क्यों नहीं बोल के आया। जल्दी से राठी जी पर्चे में देख के पॉइंट बोल रहे, कितने आयुष्मान कार्ड बना दिए वो नीचे झांक लेते बता देते हैं। इन्हें अगर सरकार ने काम करा
तो ये सीधा बता देते, पर्चे में झांक झांक कर पढ़ के बोल रहे हैं कि क्या सरकार ने काम करा, राठी जी आपकी तैयारी क्या? और इन्हें ये तक भी नहीं पता होगा आयुष्मान कार्ड बनता कैसे, उसकी पात्रता क्या है, जनधन खातों में क्या गया, मुद्रा लोन की कुछ नहीं पता, कितनी नौकरी दी आपने बता दो, 10 साल में कितनी नौकरी दी आपने, कितनी नौकरी दी आपने, हम सरकार में नहीं है। अंडा जी कितनी नौकरी, राठी जी अपनी बात रखिए, अगर उन्हीं की बात को कोट करते रहेंगे तो आपका समय निकल जाएगा। मैं थैंक यू बोल के चली जाऊंगी। लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, क्या कर रहे हैं आप, क्या जीडीपी की ग्रोथ है, एक ही बात आत्महत्या कर ली। माफी के साथ मैं चाह रही थी कि आप अपना कोई पक्ष रखें राठी साहब यहाँ पर, विजय राठी जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। माफी चाहूंगी मैं सर यहाँ पर क्योंकि समय की कमी है। राव साहब आपके अभी मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगी। तो दरअसल समझने की कोशिश यही की जा रही थी कि क्या राम का नाम बनने का काम, क्योंकि जिस तरीके से राम के नाम पर सियासत अपने काम पर है, हर कोई इसी कोशिश में है कि कैसे भी करके इस मंदिर को भुनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये पब्लिक है, ये जनता है, ये आवाम में इस हिंदुस्तान की, देखना होगा कि ये मुद्दा क्या जिस वक्त वोट पड़ेंगे उस वक्त लोगों के जहन में रहेगा, या फिर उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने विकास को चुनेंगे, अपने मुद्दों को चुनेंगे, अपनी मूलभूत जरूरतों को चुनेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए जनतंत्र के साथ।